हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इंदौर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि आपने हमारी प्रीवियस 2 लेक्चर्स को फॉलो किया है, इसी टाइप से हम थर्ड लेक्चर लेके आए जिसमें हम मिक्स क्वेश्चन लेके आएंगे। और ये मिक्स क्वेश्चन आपके बेसिकली वेव्स, साउंड वेव्स और लॉज ऑफ मोशन पर बेस्ड रहेंगे। इसके बाद हम पीवाईक्यूज की सीरीज लेंगे जिसमें हम सारे जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फिजिक्स से रिलेटेड बेसिकली मिक्स क्वेश्चन होंगे, हम उनको करेंगे। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है साउंड वेव ट्रैवल फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन विच डायरेक्शन डू द पार्टिकल्स ऑफ एयर मूव। तो अगर साउंड वेव जो ईस्ट टू वेस्ट जा रही है तो कौन सी डायरेक्शन में जो आपके एयर पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे। तो बेसिकली ये सेम डायरेक्शन में ही फॉलो करेंगे। अगर आप देखेंगे तो जो ये ईस्ट है और वेस्ट है, तो आप अगर आपकी साउंड वेव इस डायरेक्शन मूव कर रही है तो बेसिकली जो एयर पार्टिकल्स है वो भी इसके पैरेलल में जाएंगे, तो ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन में ही जाएंगे। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, इस टाइप से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। आपने अगर CDS 2023 का सेकंड फॉलोअप लिया होगा तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे जो क्वेश्चन थे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थे रेदर देन न्यूमेरिकल। ठीक है, इन विच मीडियम साउंड वेव ट्रैवल फास्टर, तो कौन से मीडियम में साउंड वेव फास्टर ट्रैवल करती है। तो ऑब्वियसली बात है, जहां पर अगर आपने बचपन में डायग्राम पढ़ा होगा, ठीक है, तो ये हमारा सॉलिड होता है, ये लिक्विड होता है, गैस होता है। साउंड वेव बेसिकली वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स के कारण ट्रैवल करती है। तो साउंड वेव वहां ज्यादा फास्टर ट्रैवल करेगी जब पार्टिकल्स क्लोज है। तो बेसिकली सॉलिड्स में पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, इसलिए साउंड वेव सबसे ज्यादा सॉलिड्स में ट्रैवल करेगी। ठीक है, तो आपका ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव। तो आपने बेसिकली बहुत बार पढ़ा भी होगा, आप वॉचेस भी पहनते होंगे, स्मार्ट वॉच, तो आप पल्स मेजर करते हैं बेसिकली। वो एक काइंड ऑफ शॉर्ट ड्यूरेशन वेव्स होती है। ठीक है, जो हमारा हार्ट जो है वो भेजता है, और उसी के थ्रू हम देखते हैं कि कोई भी जो इंसान है वो जीवित है, मर गया है, तो हम उसी पल्स का यूटिलाइज करते हैं। और जो हमारी स्मार्ट वॉचेस होती है वो भी उस पल्स का यूटिलाइज करती है, ठीक है, हमारी हार्ट बीट को मेजर करने के लिए। तो ये जो होती है शॉर्ट ड्यूरेशन वेव होती है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर एट रूम टेम्परेचर, ये एक्जैक्टली फैक्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभार पूछे जाते हैं। जैसे कि अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा तो उन्होंने कार्बन की एग्जैक्ट वैल्यू पूछी थी जो हमारे अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन कभी कभी CDS डायरेक्ट पूछ लेता है, NDA में भी इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप एग्जैक्टली इस वैल्यू को याद रखेंगे, 1500 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल ये एयर से भी फास्ट होता है। एज यूजुअल अपन ने अभी देखा कि जो एयर में स्पीड होती है 432 मीटर पर सेकेंड से लेकर 443 मीटर पर सेकेंड की रेंज में ट्रैवल करती है। लेकिन अपन ने देखा कि एयर में जो पार्टिकल्स वो बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, वेरस लिक्विड में थोड़ा सा पास पास रहते हैं। ठीक है, जस्ट पहले वाले डायग्राम में अपन ने देखा है कि पार्टिकल्स दूर दूर रहते हैं। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1500 मीटर पर सेकेंड रहती है, और यहाँ पर हमारी लगभग 340 मीटर पर सेकेंड होती है जो कि एयर में होती है। ठीक है, द यूनिट ऑफ क्वांटिटी ऑन विच पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स। तो बेसिकली ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, और इससे अपन ने थोड़ा सा आगे बढ़ के एक लेवल को अपन ने प्रिपेयर किया है कि जनरली वो पूछता है कि पिच किस पर डिपेंड होती है। तो जनरली आप एक ट्रिक से याद रखेंगे, PF, प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा। ठीक है, PF से आप याद रखेंगे इसको। तो P मतलब जो होता है वो पिच हो जाएगा, और हमेशा फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी का मेजर हम हर्ट्ज में करते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने के जरूर मिलेंगे, इसको आप नोट डाउन करें। नेचर ऑफ साउंड वेव इज बेसिकली लॉन्गिट्यूडनल वेव है। ठीक है, ट्रांसफर वेव क्या होती है। ट्रांसफर वेव बेसिकली परपेंडिकुलर चलती है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर रहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल में पैरेलल होते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऐसी वेव है जिसको मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो आपका लॉन्गिट्यूडनल जो है उसका सही आंसर होगा। साउंड वेव इन एयर आर, ऑब्वियसली बात है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होगी। साउंड वेव कैन नॉट पास थ्रू, तो जैसे कि अभी हमने देखा कि लॉन्गिट्यूडनल वेव्स ऐसी वेव्स होती है जो पैरेलल होती है और जिनको मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली साउंड वेव को भी मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। हम वाला ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे जिसमें मीडियम नहीं है। तो आप देखेंगे सॉलिड लिक्विड मीडियम है आपका, यहाँ पर लिक्विड गैस भी है, गैस भी है, वैक्यूम कोई मीडियम नहीं होता है। ठीक है, उसमें ना एयर होती है, ना गैस होती है, ना सॉलिड होता है, कुछ भी नहीं होता। तो किसी भी मीडियम में साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता। ठीक है, उसको मीडियम की हमेशा रिक्वायरमेंट
होगी। अब पीरियडिक वेव इज कैरेक्टरिस्टिक्स बाय, तो सारी ही चीज़ें होती है, फेज भी होता है, वेवलेंथ भी होता है, फ्रीक्वेंसी भी होता है, तो ऑल ऑफ दी अबव जो है आपको पता होगा। ठीक है, वेवलेंथ क्या होती है, जब भी आपने वेव पढ़ा होगा तो इसको हम ट्रफ बोलते हैं, इसको क्रेस्ट बोलते हैं। दो ट्रफ के बीच में जो डिस्टेंस होती है हम उसको वेवलेंथ बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि नंबर ऑफ वेव्स जो आपकी बन रही है कुछ टाइम में, एक सेकंड में, उसको आप फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, उसको आप न्यू से डिनोट करते हो। इसका फॉर्मूला होता है 1/t और इसको हम हर्ट्ज से ऐसा यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर द इको ऑफ लास्ट सिलेबल ऑफ द स्पीच टू बी हर्ड द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द रिफ्लेक्शन मस्ट बी। तो ये आपने साउंड जब आप क्लास 9 में पढ़ रहे होंगे तो आपने उसको पता होगा कि जब भी इको होना चाहिए, इको बेसिकली प्रिंसिपल है साउंड वेव की रिफ्लेक्शन का। तो साउंड वेव का जब रिफ्लेक्शन होता है तो आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पता होनी चाहिए। बेसिकली ये 22 मीटर होती है। आपने देखा होगा जब भी आप दिवाली पे साफ सफाई वगैरह कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको आवाज़ गूंजने लगती है। रीज़न बीइंग क्योंकि आपका पूरा जो हॉल होता है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो रहता है वो साउंड को ऑब्जर्व कर रहा होता है, उसकी एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा होता है। जब वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है तो फिर हॉल जो हमारा बेसिकली एको में उसको एप्लीकेशन वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, एको वहाँ पर आपको सुनाई देता है। ठीक है, तो अगर आपको प्रॉपर एको सुनना है जिसमें आपकी आवाज़ प्रॉपर रिपीट हो, आप जो भी आपने बोला उसका रिफ्लेक्शन साउंड वेव का हो, तो आपको 22 मीटर की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होनी होगी। ठीक है, तो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आया था वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट 30 डिग्री सेल्सियस। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, इसमें फॉर्मूला अप्लाई होता है। ठीक है, इसका आंसर डायरेक्टली 350 मीटर पर सेकंड है। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता होता है कि भाई 1 डिग्री सेल्सियस में 273 होता है, फिर आप उसमें 30 ऐड कर देंगे, फिर उसमें फॉर्मूला लगा देंगे हम, तो हमारा 350 मीटर पर सेकंड निकल के आ जाएगा। ठीक है, फिर विद द राइज ऑफ टेम्परेचर द वेलोसिटी। अब भैया देखो, किसी भी चीज़ों की अपन बोल रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं हम तो जो पार्टिकल्स है वो फास्टली मूव करने होते हैं। ठीक है, फास्ट मूव करने हो जाते हैं, मीडियम जो है वो थोड़ा सा एक काइंड ऑफ हेल्पर बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो भी साउंड की जो वेलोसिटी होगी जितनी भी होगी वो एक टाइप से बढ़ जाएगी। ठीक है, याद रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे आपकी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी। इट मीन्स टेम्परेचर और वेलोसिटी ऑफ साउंड में एक डायरेक्टली रिलेशन है। ठीक है, द स्प्रेड ऑफ साउंड इन एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाई अगर हम बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ये क्या होगा, बेसिकली इट रिमेन्स द सेम विद, क्या होगा बताइए, डिक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर रिमेन्स द सेम विद द इंक्रीज इन प्रेशर और नन ऑफ दिस अबव। तो बेसिकली कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहा है कि जैसे जैसे कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर आपने बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ पढ़ा है तो उसमें हमको बेसिकली बताया जाता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर कुछ ना कुछ चीज़ें होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शन होती। ठीक है, तो इसमें बताया गया क्या होगा स्पीड ऑफ साउंड, तो इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, द डिवाइस यूज्ड फॉर लोकेटिंग द पोजीशन एंड डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इनसाइड सी। तो बेसिकली आपने जब आप नेवी में सेलेक्ट हो जाओगे और वहाँ पर आपको, आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा कि वो कुछ भी एक छोटी सी स्क्रीन टाइप होती है और वहाँ पर इस टाइप से कोई भी ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होता है तो ऐसा बताया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली आपका एक ऑब्जेक्ट होता है जिसको बोलते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, ऐसे ही रेडार का होता है रेडियो डिवाइस, और फिर रेंजिंग होता है जिसमें आप स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जिसमें आपने देखा है कि भाई जो हमारे एयरप्लेन वगैरह है, जो भी फाइटर जेट्स है, ये रडार की रेंज से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि उसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है जो भी लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी वो दूसरे डायरेक्शन में चली जाएगी। क्योंकि रेडार में भी यही होता है, अगर जो लाइट रे भेजी है, जो लाइट भेजी हमने, जो वेव भेजी वो इस साइड से जाएगी और रिफ्लेक्ट होकर जाएगी। लेकिन जो प्लेन है उसको इस टाइप से डिजाइन किया जाता है कि जैसे ही आपने लाइट रे भेजी वो दूसरे डायरेक्शन में चले जाएगी, वापस उस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसका डिटेक्शन का पता नहीं चल पाएगा। और साउंड नेविगेशन में भी हम यही होता है कि हम कुछ ना कुछ वेव्स को सी में ट्रांसफर कर रहे होते हैं। बेसिकली हमारा यहाँ होता है एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, और एक कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है। हम क्या करते हैं, ट्रांसमीटर से वेव को भेजते हैं और हम उसको
कितने टाइम में रिसीव हुआ उसका टाइम कैलकुलेट करते हैं और डिस्टेंस पता कर लेते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी बेसिकली होता है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। बेसिकली वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, या अब यहाँ पर जो डिस्टेंस है आपको डबल हो जाएगी स्पीड अपॉन टाइम में, तो यहाँ से आपका डिस्टेंस v इक्वल्स टू 2d अपॉन में t आ जाएगा, और आप इससे d भी निकाल सकते हैं, d हो जाएगा vt अपॉन में 2। ठीक है, तो इससे आप क्वेश्चन आ सकते हैं। 2018-19 की CDS में भी एक इस पे बेस क्वेश्चन आया था, तो आप देखेंगे ज़रूर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अपन उसी बेस पे क्वेश्चन आ गया है। सोनार इको टेक्स 4.4 सेकंड टू रिटर्न फ्रॉम सबमरीन द स्पीड ऑफ साउंड। तो देखिए आपको पता है टाइम कितना दिया हुआ, टाइम दिया है 4.4 सेकंड। ठीक है, स्पीड ऑफ साउंड कितनी दी है भैया, 15 मीटर पर सेकंड। तो देखिए जब भी मैंने आपको पहले क्लास में बताया कि जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले जो भी चीज़ गिवन है आप उसको लिख लेंगे, और फिर उनकी ऐसा यूनिट चेक करेंगे कि टाइम सेकंड्स में है, बिल्कुल है, क्या स्पीड की जो ऐसा यूनिट है वो मीटर पर सेकंड है, बिल्कुल सही है। तो हमको कुछ भी कन्वर्जन नहीं करना है। बाय चांस अगर यहाँ किलोमीटर पर आ गया है या मीटर पर सेकंड आ गया, तो उसको आप कन्वर्ट करने के लिए 5/18 या 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे उस वैल्यू में, तो आपको जो भी कन्वर्जन है वो आ जाएगा। ठीक है, अभी हमने जस्ट इसका फॉर्मूला पढ़ा है। इसका फॉर्मूला क्या है, v इक्वल्स टू 2d अपॉन में t। उसने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछी, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला भी हमने वैसे लिख रखा है, d इक्वल्स टू v इंटू टी अपॉन में 2। तो ये हो जाएगा v कितना है हमारा 1500। अब वैसे हमारा यहाँ पर v कितना दिया है, v हमारा दिया है 1500, और इंटू t कितना दिया है 4.4, और हम इसको 2 से कर देंगे तो कैलकुलेट करके आपका 750 हो जाएगा, और ये हमारा 3300 मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, PYQ में भी आपने देखे होंगे, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन ये निकल के आते हैं। द पार्ट ऑफ ईयर दैट इज फिल्ड विद अ लिक्विड। तो देखिए आपने एनविल, ये बेसिकली एनविल है, एनविल और आपने हैमर पढ़ रखा होगा, इनर एयर के पार्ट होते हैं। ये बेसिकली हमारे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आउटर होता है, एक मिडिल होता है, और एक इनर एयर होता है। तो मिडिल ईयर में क्या होता है, एनविल और हैमर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ईयर कैनाल आपकी यहाँ प्रेजेंट होती है। बेसिकली ये कॉक्लिया में प्रेजेंट होता है, या कॉलिया में प्रेजेंट होता है, जहाँ पर आपका जो एरिया है वो लिक्विड से फिल्ड रहता है। ठीक है, ये अगेन आपको साउंड वाले लास्ट पार्ट में दिख जाएगा, जब आप साउंड चैप्टर पढ़ेंगे तो ईयर के चैप्टर में आपको ईयर पार्ट में मिल जाएगा। If A and B are two objects with mass of 10 kg and 30 kg respectively, then A has more inertia than B, B has more inertia than A and B have the same inertia, none of the above have inertia। तो भाई आपने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। इनर्शिया क्या होता है, बेसिकली इनर्शिया अगर मैं आपको बहुत छोटी लैंग्वेज में बताऊं तो ये होता है आलसीपन। किसी भी ऑब्जेक्ट का आलसीपन होता है। आलसीपन कहने का मतलब है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में तो मोशन में ही रहना चाहेगा। इसी को हमारे गैलीलियो भाई साहब ने समझाया था फर्स्ट लॉ में। ठीक है, जो उनका था, इसलिए हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, जिसमें हमको इनर्शिया कॉन्सेप्ट मिलता है। और इनर्शिया अगेन 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता है, इनर्शिया ऑफ मोशन होता है, और इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन होता है। ठीक है, और इनर्शिया जो रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है मास पे। जिस ऑब्जेक्ट का जितना मास रहेगा उसका उतना इनर्शिया होगा। ठीक है, तो ये होता है मेंटल स्ट्रेंथ पे। आप मान सकते हैं कि फॉर एग्जांपल आपका दोस्त बोलना है कि चल भाई थोड़ा घूम के आते, तो आपका जो मेंटल स्टेमिना होना चाहिए बहुत ज़्यादा होना चाहिए, उससे आपका इनर्शिया ज़्यादा होगा और आप उसको मना कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे वही एग्ज़ाम निकलती है, ऐसे आपको पढ़ना पड़ेगा। यूपीएससी प्रॉपर कंडक्ट करता है, और आपने देखा होगा अभी रिसेंटली पेपर का जो पैटर्न है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है। ठीक है, आपने हिस्ट्री क्वेश्चन देखा होगा, पॉलिटी की जो साइज, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कम हो चुके हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको आपका इनर्शिया जो है वो मेंटल थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं, अपन ने देखा है कि भाई इनर्शिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास पे, तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसका इनर्शिया ज़्यादा होगा। तो बी का मास यहाँ पर 30 किलो है, ए का मास 10 किलो है, तो बी हैज़ मोर इनर्शिया देन ए। तो ऑप्शन बी जो होगा बिल्कुल सही होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अभी देखा अपन ने, इनर्शिया को डिफाइन करता है। इनर्शिया किस पर डिपेंड करता है ये भी देख लिया, मास पर डिपेंड करता है। ठीक है,
When a bus stands suddenly, the passenger standing on it leans backward in the direction. जब भी बस जाती है आगे तो आप पीछे चले जाते हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है, वो चाहती है कि भाई वो रेस्ट में ही रहे, और बस अचानक से मोशन में हो जाती है तो आपकी बॉडी जो लोअर पार्ट होता है आपकी बॉडी का वो थोड़ा सा आगे चले जाता है, वेरस आपकी जो अपर बॉडी वो स्टिल रेस्ट में रहती है, तो आप थोड़ा सा बेंट हो जाते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अगेन इनर्शिया का है, इसीलिए हम इसको बोल देंगे न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ। द लॉ विच डिफाइन फोर्स, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या होता है भाई? सेकेंड लॉ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। ये आपका सेकंड लॉ होता है। डी बाई डी टी को आप बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। ठीक है, जब मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ, पूरे फिजिक्स में आपको कहीं पे भी रेट वर्ड दिख जाए तो आप इसको आंख बंद करके 1/t लिख देंगे, और ये किसकी बात कर रही है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की। ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ठीक है, ये हमारा सेकंड लॉ है। इसको लॉ को बिल्कुल भी याद नहीं करना है। जब आप CDS निकालोगे उसके बाद आप SSB इंटरव्यू में जाओगे, वहाँ पर भी आपसे इंटरव्यू जो इस टाइप के क्वेश्चन बेसिक पूछ सकता है कि भाई एक्सप्लेन मी सेकंड लॉज ऑफ मोशन या फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, उसके क्या क्या एप्लीकेशन है आपको पता होना चाहिए। तो जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं ना वो इंटरव्यू में कहीं ना कहीं काम आएगा। ऐसा नहीं कि आपने पढ़ लिया, एग्जाम निकाल ली, खत्म। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, P जो है वो हमारा मोमेंटम है जो मास इंटू वेलोसिटी होता है। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो इससे हमको समझ में आता है कि जो हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ है वो क्या बता रहा है? फोर्स क्या होता है। ठीक है, आयरन बॉल और एल्यूमिनियम बॉल है सेम मास, तो सेम इनर्शिया होना चाहिए कायदे से। बोथ द बॉल है सेम इनर्शिया इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मटेरियल। दोनों का मास सेम है, इनर्शिया बराबर होगा। मटेरियल से हमको कोई मतलब नहीं होता। अभी जस्ट बताया फोर्स मेजर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज सेकंड लॉ। ये हमारा सेकंड लॉ है भाई। CGS यूनिट ऑफ फोर्स क्या होती है भाई? डाइन होती है, डाइन। ठीक है, A body of mass 20 kilogram moves with an acceleration of 2 meter per second. The rate of change of momentum is in SI unit is। तो बोल रहा है कि भाई एक बॉडी जिसका मास है m कितना है भाई? m है 20 kg और a कितना है 2 मीटर पर सेकेंड। सारी चीज SI यूनिट में है क्या? बिल्कुल, ये भी मीटर पर सेकेंड, ये भी kg में। अब वो पूछ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अब भी हमने देखा कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है फोर्स के बराबर होता है। फोर्स क्या होता है? m इंटू ए। m कितना है? 20 और a कितना है? 2, तो आपका हो गया 40 न्यूटन। बेसिकली आपका 40 जो बिल्कुल सही आंसर। इस टाइप के क्वेश्चन देखो CDS के फेवरेट होते हैं ना। हमेशा वो क्या करता है कि इनडायरेक्ट कॉन्सेप्ट को मिला के न्यूमेरिकल लेके आता है, या तो वो उस कॉन्सेप्ट से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना देगा। तो आपको जब आप PY को एनालिसिस कर रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो पूछना क्या चाह रहा है। एग्जाम जब भी निकलता है जब आप उसकी डिमांड समझ लो। जब आपको डिमांड समझ में आएगी CDS क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे एकदम, अगर आप दूसरी एग्जाम का CA-PF का पेपर देखेंगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल पे जाता है, 11th-12th के फिजिक्स केमिस्ट्री पे चले जाता है। लेकिन अगर आप CDS की बात करेंगे तो 9-10 तक ही सीमित रहता है और उसमें कॉन्सेप्चुअल जा चुका है। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, अब भी देखा ये मोमेंटम होता है mv होता है। ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी जो होता है वो Pm इंटू v होता है। ठीक है, When a bullet is fired from a gun, the gun recoils, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। भैया जब भी आप गन चलाते हो तो रिकॉइल मारती है। गेम वगैरह भी आप खेलते होंगे तो उसमें गन रिकॉइल करती है। रीजन बिंग क्योंकि अपना मोमेंटम जो है कंजर्व करना है। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, दैट इज मोमेंटम इज कंजर्व्ड। यही आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का प्रिंसिपल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्शन एंड रिएक्शन आर, ऑब्वियसली बात है कि ये इक्वल एंड अपोजिट होता है। हम देखेंगे इक्वल एंड अपोजिट जो है आपका बी ऑप्शन में, क्योंकि आपने पढ़ा होगा F12 इज इक्वल्स टू माइनस में F21। अब 1-2 क्या है? तो A ऑब्जेक्ट है और B ऑब्जेक्ट है। यहाँ इस पे फोर्स लगा रहा है 1 पे और ये इस पे लगा रहा है 2 पे। जो फोर्स लग रही है F12 और F21 दोनों अपोजिट होगी लेकिन इक्वल होगी। ठीक है, हाउ मेनी डाइन्स आर इक्वल टू 1 न्यूटन। भाई डाइन्स बड़ा फेवरेट है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे 10⁵ होता है। इसी टाइप का CDS ने एक और क्वेश्चन पूछा था कि 1 जूल में 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? तो 3.6। उसने पूछा था 1 किलोवाट आवर, तो वो था 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स। ये बेसिकली आपकी कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। इससे क्वेश्चन पूछा था उसने।
तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। A man is standing on a boat in still water. If he walks towards the shore, अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई आदमी है जो टूवर्ड्स द शोर जा रहा है तो ऑब्वियसली फोर्स जो है उसके अपोजिट लगेगी, तो मूव अवे फ्रॉम द शोर। थर्ड लगे हुए हैं, न्यूटन का थर्ड लॉ। कंसिडर टू बैलेंसेस स्प्रिंग या बैलेंसेस हुक्स एज शोन इन द फिगर, वी विल पुट देम इन द अपोजिट डायरेक्शन, दोनों को अपोजिट खींचा गया है। द डायरेक्शन रीडिंग शोन बाय ए ने बताया कि भाई मैं 1.5 हूँ, तो बी कितना होगा। तो भाई एक जब आप फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर पढ़ते हैं तो वहाँ पर फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है। फोर्स क्या होता है, पुल और पुश कुछ भी हो सकता है, और दो टाइप के फोर्स होते हैं बेसिकली आपके फोर्स, एक बैलेंस होता है एक अनबैलेंस होता है। बेसिकली बैलेंस जो रहता है वो आइडियल फोर्स होता है, जनरली हम उसको यूज नहीं करते। तो ये बैलेंस फोर्स की बात करिए, बैलेंस में क्या होता है, दोनों साइड से इक्वल फोर्स लगेगा, तो अगर ए 1 है तो बी भी 1 होगा। तो सिमिलरली अगर यहाँ ए 1 है, ए 1.5 है तो बी भी कितना होगा 1.5, क्योंकि बैलेंस फोर्स है आपकी, ठीक है। अ कैनन आफ्टर फायरिंग रिकॉल्स ड्यू टू, तो अपन देख चुके हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ लगेगा इसमें मोमेंटम के अलावा, तो न्यूटन थर्ड लॉ लगेगा। एवरी बॉडी हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है, तो ये आपका न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है। लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं हम आज का। चूज करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन अ सेम ऑब्जेक्ट। तो भाई इसको मैं आपको बहुत अच्छे एग्जांपल से समझाता हूँ। जब आप चलते हैं तो आपको ये पता है कि उसमें न्यूटन का थर्ड लॉ लगता है, आप फोर्स आगे लगाते हैं और आप फोर्स लगाते जाते हैं और आप चलते जाते हैं आगे, ठीक है, और उस पर रिएक्शन आपके पाँव पे लगती है और आप फोर्स लगा रहे होते हैं ऑब्जेक्ट। तो बेसिकली जो रिएक्शन, एक्शन और जो रिएक्शन है वो दोनों सेम ऑब्जेक्ट पे नहीं हो सकता। सिमिलरली जब आप स्विमिंग करते हैं, ठीक है, तो आप आगे जाते हैं और आप फोर्स पीछे लगा रहे होते हैं। तो बेसिकली एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस एक्ट ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आपको याद रखना है कोई भी एक ऑब्जेक्ट पे एक्शन रिएक्शन कैसे हो सकता है, ठीक है, बहुत ही बेसिक चीज़ है। तो इसी के साथ ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। आप अगर इस क्वेश्चन को 1-2 दिन बाद रिवाइज करना चाहें, या आपको लगे कि भाई जब CDS 21 अप्रैल को आपकी एग्जाम है बेसिकली, तो आप उसके एक हफ्ते पहले आपने सोचा कि जो क्वेश्चन आपने बनाया, तो आप इसको स्कैन करके जो भी आपने यहाँ क्वेश्चन लगाए हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हो और आपकी मेमोरी टेस्ट कर सकते हो, आप रिवर्स लर्निंग कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसी टाइप के और क्वेश्चन हम लेके आएंगे और आपको PYQ हम नेक्स्ट लेक्चर में लेके आएंगे। इसीलिए आप देखते रहिए हमारे वीडियोस को, वॉरियर बैच देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।